हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे, यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर कैपेसिटेंस और ये चल रहा है लेक्चर नंबर 6। प्यारे, इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैपेसिटर्स को सीरीज़ में या पैरेलल में लगाते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाता है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था, एनर्जी डेंसिटी बताई थी। प्यारे, आज हम कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स समझने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसलिए प्यारे, मैं कहूँगा दिल लगा के आज पढ़ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आज मैं प्यारे? आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आपने लास्ट में पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज़ या पैरेलल में लगाएं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा। आज हम करने वाले हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक की बजाय कई सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स लगा दिए, वो भी सीरीज़ या पैरेलल में, तब उसके ओवरऑल कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होना है। और अगर दो कंडक्टर्स को हमने चार्ज कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के दौरान उनकी एनर्जी में लॉस क्या होगा, और what is the effect of inserting a dielectric slab on various parameters in a capacitor। ये सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अभी इन टॉपिक्स का क्या मतलब है वो डिटेल में जब पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा। सिर्फ टॉपिक्स के ये हेडिंग्स हैं। फिलहाल प्यारे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है Effect of inserting multiple dielectric slab between the plates of a capacitor। चलिए प्यारे, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि कोई भी इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए तो क्या फॉर्मूला होगा। बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जो इसकी पूरी जगह फिल कर देता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट है वहाँ के लग जाता है, जहाँ पे के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ा था और इसकी डेरिवेशन करी थी। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, प्लेट्स के बीच बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखने वाले हैं। जैसे ये देखिए, ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच हम स्टार्ट करेंगे, पहले दो स्लैब्स रखेंगे। अभी बेटा बात आई, दो स्लैब्स रखने के भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो स्लैब को हम दो स्लैब को इस तरीके से रख सकते हैं, देखिए दो स्लैब रख दिए, एक इधर रख दिया स्लैब और एक इधर रख दिया, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान ले K1 है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान ले K2 है। या फिर इन दो प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे भी रखा जा सकता है, इस तरीके से, एक ऊपर रख दिया और एक नीचे रख दिया। अलग अलग मटेरियल के होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका अलग अलग होगा, इसका K1, इसका K2। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये दोनों जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखे हैं, ये दोनों सीरीज़ में है या पैरेलल में है? ये दोनों सीरीज़ में है या पैरेलल में है? तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ ये जानना कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखे हैं तो वो सीरीज़ में कब होंगे और पैरेलल में कब होंगे। प्यारे, बोले सर ये देखिए सर एक के ऊपर एक रखे हैं तो सर ये पैरेलल हो गए। नहीं बेटा, एक के ऊपर एक रखे हैं ऐसे नहीं बोलना है। अगर ऐसे बोलोगे तो फिर तो ये बताओ ज़रा, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स हमने ऐसे कर दी, ऐसे रखने की बजाय प्लेट ऐसे रख दी, अब आप बताओ कि इस तरीके से अगर ये स्लैब रख दिया एक इधर और एक इधर, तो फिर तो आप ऐसे कहने लगोगे कि सर ये सीरीज़ में है, सर एक के बाद एक है। नहीं प्यारे, ये अगर पैरेलल, ये सीरीज़ ऐसा नहीं, ये दोनों सेम डायग्राम है। ये मैंने प्लेट ऐसे रखी थी और इसी कैपेसिटर को पलट के ऐसे रख दिया, तो आपको सिर्फ ऐसे ही कि एक के ऊपर एक है या एक के बाद एक है ऐसे देख के नहीं बताना है। कैसे बताओगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है? आप देखिए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाने का जो रास्ता है वो आप देखिए, इस केस में पहले हमें इस फर्स्ट वाले स्लैब के थ्रू गुजरना पड़ेगा और फिर सेकंड वाले स्लैब के थ्रू गुजरना पड़ेगा। जब एक के बाद एक दोनों स्लैब्स पे गुजरना पड़ेगा, एक ही रास्ता है,
तब हम मानेंगे कि ये कैसे हैं स्लैब्स लगे हुए प्लेट्स के बीच, सीरीज में। लेकिन यहाँ पे इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने के लिए एक ऊपर वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थ्रू रास्ता है और एक नीचे वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, तो दोनों अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। जब अलग अलग रास्ते बने हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ देखिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट कहीं भी जाओ, पहले इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, फिर इसके थ्रू, इसके थ्रू, फिर इसके थ्रू, तो एक के बाद एक आएंगे तो सीरीज। जैसे इसमें देखो प्लेट अब की बार ऐसे हैं, इस तरीके से लगी हुई हैं, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाने का एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, दो रास्ते हो गए। तो अभी स्टार्टिंग तो मैं 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब से करूंगा, फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे इसमें ये दोनों सिर्फ सीरीज में हैं, ये दोनों सिर्फ पैरेलल में हैं। फिर उसके बाद और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 स्लैब्स हैं, 4 स्लैब्स हैं, कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल में। वो कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले। स्टार्ट करते हैं पहले 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, कि अगर 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगे हैं तब इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा सीरीज और पैरेलल के केस में। ठीक है प्यारे, तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल से। यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और K2 है। यहाँ पे हमने एक स्पेशल ये लिया है, वो ये कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखे हुए हैं, जैसे प्लेट इस तरीके से इतनी बड़ी है, ए एरिया है, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है, थिकनेस तो मान लें अगर दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है तो ये आधी आधी थिकनेस के हैं, और एरिया हमने सेम माना है। अगर प्लेट का एरिया A है तो जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है वो भी बिल्कुल इसको एग्जैक्टली सेम कॉन्टैक्ट में है, उसका पूरा एरिया A है। यहाँ पे हमने एरिया सेम माना है, जबकि यहाँ पैरेलल में जब लगे हुए हैं तो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, तो यहाँ पे प्लेट का एरिया A है। तो जो पहला वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें आप देखिए जैसे यहाँ पे डिस्टेंस आधा आधा हो गया था, दोनों की थिकनेस आधी आधी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे थिकनेस तो दोनों की D ही रहेगी। अगर प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है तो दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स की थिकनेस D होगी। लेकिन अगर प्लेट का एरिया पूरा A है तो आधा ऊपर है आधा नीचे स्लैब है, तो इसका एरिया A/2 हो जाएगा और इसका एरिया भी A/2, जबकि यहाँ पे पूरे का एरिया दोनों का AA रहेगा। तो ऐसे केस में अगर हमें होल कैपेसिटेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो निकाल लें, फिर उसमें सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं पैरेलल का बताऊंगा आपको। देखिए जो पहला वाला पार्ट है, पहले वाले पार्ट के अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो C का जनरली फॉर्मूला होता है ε0A/D, लेकिन क्योंकि वहाँ ऊपर वाले पार्ट में इतने पार्ट के कैपेसिटेंस निकालने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा है K1 का, तो यहाँ लिखेंगे K1। और अगर इतने पार्ट के एरिया की बात करें तो A तो पूरे का एरिया था, इस वाले का एरिया कितना है A/2, तो प्यारे यहाँ A ना आके A/2 आएगा। डिस्टेंस तो इसका D ही है तो D ही आएगा। ऐसी C2 की बात करें तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, K1 की जगह K2 हो जाएगा, ε0A/2/D, दोनों का D सेम है, एरिया A/2। चूंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो बेटा ऊपर का कैपेसिटेंस C1 नीचे का कैपेसिटेंस C2, तो बताओ मिला के कैपेसिटेंस का पैरेलल में क्या फॉर्मूला हो जाता है। जी हाँ, C = C1 + C2 पैरेलल में होने की वजह से ये हो जाएगा K1 ε0A/2D + K2 ε0A/2D। यहाँ पे कॉमन शॉमन ले लो, ε0A/2D कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया K1 + K2। चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हो ε0A/D K1 + K2/2। तो मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इंडिविजुअल का कैपेसिटेंस, अगर यहाँ पे पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक सा रखा होता, पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा होता, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता ε0A/D के साथ यहाँ क्या लग जाता, K लग जाता। लेकिन यहाँ पे बेटा 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं तो फॉर्मूला ये आया है। अगर इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें तो यहाँ ε0A/D, यहाँ ε0A/D, इसका मतलब अगर इसका K1 इसका K2, तो अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिट पूरा एक स्लैब अगर K1 K2 को मिला के बन रहा है तो इस पूरे स्लैब का ऑन एन एवरेज मिला के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो हमें पता चलेगा कि K = K1 + K2/2। तो
MCQs में न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि K1 K2 के दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स अगर पैरेलल में लगा दें तो उससे जो कंपोजिट स्लैब बनेगा, एक मिला के स्लैब बनेगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K1 + K2 अपॉन 2। ठीक है प्यारे, अभी ये देखिए यहाँ पे दोनों स्लैब्स अलग अलग कैपेसिटेंस निकालें, C1 अलग C2 अलग, तो जनरली फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन एरिया तो दोनों का A है, A तो A लिख दिया, लेकिन डिस्टेंस थिकनेस दोनों की D/2 है, तो इन दोनों को हम इस तरीके से लिखेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, अरे यहाँ पे K लगाना रह गया, इसके साथ K1 लगेगा और इसके साथ K2, तो 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जबकि यहाँ 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेटा चूंकि ये दोनों सीरीज में है, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ, सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए C1 की जगह ये डालें, 1/C है तो मैं इसे उल्टा करके लिख दे रहा हूँ, 2K की जगह यहाँ D ऊपर लिख दे रहा हूँ, D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है प्यारे, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, D/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/K1 प्लस 1/K2। एलसीएम लीजिए, आगे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट A। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे K1 K2 और ऊपर बन जाएगा K1 प्लस K2। अब बेटा C निकालने के लिए इसे उल्टा कर दीजिए, तो C इज इक्वल टू पूरा उल्टा करिए, ये आपका बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये K1 K2 ऊपर जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है प्यारे, अरे 2 कहाँ गया, जो एप्सिलॉन नॉट के साथ 2 लगा था वो भी तो ऊपर जाएगा उल्टा करने में, वो 2 मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख दे रहा हूँ, काहे को, ताकि हम कंपेयर कर सकें। जनरली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K होता है अगर पूरा एक स्लैब रख दें, लेकिन 2 स्लैब्स रखने पर ये फॉर्मूला आ रहा है। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है अगर पूरे स्लैब का मिला के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन K इज इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ पा रहे हैं प्यारे? तो प्यारे ये न्यूमेरिकल के लिए याद कर लीजिए, 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब सीरीज में लगे हो तो उनका मिला के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा, जबकि पैरेलल में K1 प्लस K2 अपॉन 2। समझ पा रहे हैं बेटा? इसे पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए और अपने आप सॉल्व कर सकें सॉल्व करिए, नहीं तो देख के नोट करिए। ठीक है प्यारे, चलिए अभी बात आई कि यहाँ पे हमने सिर्फ 2 स्लैब्स लगा रखे थे सीरीज में और पैरेलल में। अब थोड़ा सा 12th क्लास से ऊपर उठ के थोड़ी एक्सटेंडेड कंसेप्ट्स की बात कर लें कि यहाँ पे 2 स्लैब की बजाय अगर मल्टीपल n स्लैब्स होते, n स्लैब 10 20 50 स्लैब्स हो जाते और यहाँ भी ऐसा हो जाता, तब फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या किया, अब की बार पहले मैं पैरेलल लिख रहा हूँ फिर सीरीज, पहले पैरेलल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हमने स्लैब्स ले लिए 2 कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच। अब की बार बहुत सारे स्लैब्स ले लिए और जब ये इस तरीके से स्लैब्स लगाए हैं तो कैसे हो गए पैरेलल, क्योंकि एक ऊपर से रास्ता, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, n स्लैब्स हैं, बहुत सारे स्लैब्स हैं। अभी इसका मिला के कैपेसिटेंस क्या होगा वो कैसे निकालें, यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं। पिछला वाला जो केस था उसमें हमने ये मान लिया था कि एरिया पैरेलल में आधा आधा है और सीरीज में जो थिकनेस है दोनों स्लैब्स की वो बिल्कुल एग्जैक्टली आधी आधी है। लेकिन यहाँ पे हम आधी आधी नहीं मान रहे हैं, इक्वल नहीं मान रहे हैं। मान लें ये पतला है, ये मोटा है, ये पतला है, जितने भी स्लैब्स हैं अलग अलग थिकनेस की होने की वजह से जो यहाँ पे टच करेंगे एरिया, वो एरिया भी अलग अलग होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये जैसे इस तरीके से स्लैब रखा है तो स्लैब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो यहाँ पे हम मान रहे हैं अलग अलग होगा, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, सबका एरिया अलग है। लेकिन अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है
तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सब लोगों की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो थिकनेस है वो d ही होगी। तो बेटा जब पैरेलल में लगे होते हैं तो पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करके फॉर्मूला डालिए। कैपेसिटेंस का होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लेकिन तब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना लगाओ। यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाए, पहले वाले के लिए K1 आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए K2 आ जाएगा एंड सो ऑन। और डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस सबका dd, लेकिन एरिया पहले वाले का A1, दूसरे वाले का A2 एंड सो ऑन। और आखिरी वाले का लिख दे रहे हैं हम Cn का K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह Kn और एरिया An, जबकि डिस्टेंस तो d ही होगा ऐसा। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन d कॉमन आ गया, ये बन गया आपका K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस एंड सो ऑन K3 A3 प्लस Kn An। तो आप ये देखिए नेट कैपेसिटेंस का आपका ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लीजिए कि सबका एरिया सेम है। और बेटा अगर सबका एरिया सेम होगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन An, अगर पूरी प्लेट का एरिया A है, n स्लैब्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हर ईच स्लैब का जो एरिया है वो कितना हो जाना है, A अपॉन n। और यहाँ पे हर जगह अगर हम A अपॉन n रख देंगे तो ये कैपेसिटेंस बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन d K1 अपॉन A अपॉन n प्लस K2 A अपॉन n एंड सो ऑन A अपॉन n। तो इसको आप देखिए यहाँ से A अपॉन n कॉमन ले लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन n बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, K1 प्लस K2 प्लस सो ऑन प्लस Kn। समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, ठीक है। अभी ये समझिए इसका क्या होगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बेटा हमने डायरेक्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दिया, इतने सारे कैपेसिटर्स थे C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन सीरीज का अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला प्यारे अगर लगाने बैठ गए, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 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 1 अपॉन Cn, और सब जगह अगर C का फॉर्मूला डालेंगे तो ये बहुत रायता फैल जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर LCM लेंगे। 2 तक थे तो LCM थोड़ा फिर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन इतने सारों का LCM लेने पे फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसको ऐसे ना करने की बजाय हम इसको क्या करेंगे, आप बताइए, विद सिंगल कैपेसिटर, ऐसे ना करके विद सिंगल कैपेसिटर अगर होता, सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन के, याद करवाया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन के, D माइनस T प्लस T अपॉन के, ये फॉर्मूला था अगर पूरी तरीके से स्पेस नहीं भर रहा है, कम स्पेस भर रहा है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ पे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, लेकिन अगर ईच डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करें तो पूरी तो जगह घेर नहीं रहा है, पूरी जगह नहीं घेर रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एरिया तो यहाँ पे सबका सेम है ना, प्लेट का एरिया A है पूरा, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लगेंगे पूरी जगह घेर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो एरिया तो हम उसका A ही मानेंगे। लेकिन देखिए क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा, टोटल D से मतलब टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। थिकनेस की बात करें प्यारे, तो टोटल जो थिकनेस है वो यहाँ पे T की बजाय T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन प्लस T3 प्लस Tn ऐसे करके लिख देंगे। T का मतलब होता है थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कितनी हो गई थिकनेस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन Tn। अच्छा बेटा यहाँ पे बीच में ये जगह बना रहा हूँ, ये मत कहना कि सर बीच में खाली जगह छूटी हुई है, ये सिर्फ दिखने में साफ लगे ऐसे बनाया है, जबकि मान लेना यहाँ पे बीच में कोई जगह छूटी नहीं है, ये चिपके हुए हैं एक दूसरे से। फिलहाल प्लस T अपॉन K, तो बेटा यहाँ पे पहले स्लैब की बात करें तो पहले स्लैब का थिकनेस है T1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, तो ये हो गया T1 प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn। देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट इसे शॉर्ट कर सकते हैं, बट हेयर
प्यारे आप ज़रा ये बताइए कि d खुद किसके बराबर होगा। d पूरा जो डिस्टेंस है d ऑब्वियसली ये t1 प्लस t2 प्लस t3 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ अगर d की जगह t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn लिख दें तो बेटा यहाँ पे d की जगह ये लिखेंगे तो ये पूरा कट जाना है, नहीं कट जाना है, दिस माइनस दिस, ये पूरा यहाँ से कट जाएगा और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t1 अपॉन k1 प्लस t2 अपॉन k2 प्लस t3 अपॉन k3 प्लस 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 tn अपॉन kn। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे करेंगे तो थोड़ा आसानी से आ गया। समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, बेहतरीन कंसेप्ट है, कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे, चलिए नोट करिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट्स को बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके दिमाग में बसा देने वाले हैं। तो प्यारे दिल से पढ़िए, समझिए, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। बोल रहे हैं इफ़ टू चार्ज कंडक्टर्स आर टच्ड म्यूचुअली, दो चार्ज कंडक्टर को अगर म्यूचुअली टच कर दें और फिर सेपरेट कर दें, देन प्रूव दैट द चार्जेस ऑन देम विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। अभी क्वेश्चन का क्या मतलब है वो छोड़िए, यहाँ पे जिसकी बात हो रही है पहले वो समझिए। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जैसे दो चार्ज कंडक्टर्स हैं, चलिए दो चार्ज कंडक्टर्स ले लिए, इक्वल साइज के तो नहीं बोला उसने, तो हम अलग अलग साइज के बना लें। ये इस तरीके से इस पे चार्जेस हैं, मान लें प्लस चार्ज, दोनों पे अलग अलग चार्जेस हैं। मान लें इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, ठीक है, इसका Q1 चार्ज और इसका Q2 चार्ज, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, जबकि इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2 है। बेटा कंडक्टर की बात हुई थी, कैपेसिटर्स की बात नहीं होती, इसलिए मैंने कंडक्टर बनाया है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो बेटा इन तीनों में कोई रिलेशन होती है? जी हाँ सर, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और इसका चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू C2 V2। अभी क्वेश्चन ये है दे आर टच्ड म्यूचुअली, इन दोनों को मिला दिया। बेटा जब इन दोनों को मिला देंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। मिलाएंगे कैसे? मिलाएंगे एक तार से या एक दूसरे को टच करा दिया, तो इन दोनों को इस तरीके से मिला दिया तो चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा बता सकते हो? ये मत बोलना कि सर चार्ज वहाँ से ट्रांसफ़र होगा जहाँ ज़्यादा है और उधर ट्रांसफ़र होगा जहाँ कम है। नहीं, वो तब होता है जब दोनों सेम साइज़ की बॉडी हो, आइडेंटिकल बॉडीज़ हों सेम साइज़ की। तो एक जगह ज़्यादा चार्ज है, एक जगह कम चार्ज है, तो चार्ज हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ फ्लो करेगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। लेकिन बेटा अगर बॉडीज़ अलग अलग साइजेस की हैं तो इन जनरल आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है, जैसे बेटा हीट होती है, दो अलग अलग बॉडीज़ मैंने ले ली, एक हाई टेम्परेचर पे है एक लोअर टेम्परेचर पे है, तो इन दोनों को टच कराने पर हीट फ्लो करती है। कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। जैसे हीट का फ्लो का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर डिसाइड करता है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसे ही अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने हैं तो चार्जेस का फ्लो कौन से डायरेक्शन में होगा वो डिसाइड करता है पोटेंशियल। पोटेंशियल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज लिख लीजिए, फ्लोज फ्रॉम कहाँ टू कहाँ? फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। ये जनरल कंसेप्ट है, जनरली हर चीज़ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही जाती है। जैसे इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा? ऑब्वियसली नीचे जाएगा। जहाँ से इसकी हायर पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। तो चीज़ें हायर से लोअर जाती हैं, यहाँ पे चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा और जब तक फ्लो करता जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है प्यारे, तो चार्ज मान लें ये बॉडी हायर पोटेंशियल पे थी, ये बॉडी लोअर पोटेंशियल पे थी, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और कॉमन पोटेंशियल मान लें कितना हो गया दोनों का, आखिरी में ट्रांसफर होने के बाद चार्जेस का कॉमन पोटेंशियल हो गया V, जो हमने निकालना है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। एक बात है बेटा कि चार्जेस तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, लेकिन इस पे Q1 था, इस पे Q2 था,
इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा, इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा। कनेक्ट करने से पहले Q1 Q2 था और कनेक्ट करने के बाद मान लें इस तरीके से फिर से डायग्राम बना लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद जब चार्जेस ट्रांसफर हो गए तो इस पे Q1 डैश हो गया, इस पे Q2 डैश हो गया। इसका कैपेसिटेंस तो वही रहेगा C1 C2, लेकिन पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा, वो हमने निकालना है कि कितना हो जाएगा। लेकिन एक बात है, चार्जेस यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन टोटल चार्ज अगर पहले Q1 प्लस Q2 था तो बाद में भी टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 रहेगा। इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही रहेगा। तो टोटल चार्ज पहले कितना था, टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ये बताइए टोटल फाइनल चार्ज कितना रहेगा, फाइनल चार्ज होगा आपका वही Q1 प्लस Q2। और टोटल फाइनल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल हमने निकालना है। और टोटल कैपेसिटेंस जरा बताइए, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, यस इसका C1 इसका C2, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। तो बेटा आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। तो अगर हमने कॉमन पोटेंशियल निकालना है, कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब टोटल पोटेंशियल निकालना है, दोनों का मिला के कितना है, तो ऊपर चार्ज नीचे कैपेसिटेंस, ऊपर टोटल चार्ज और नीचे टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज है आपका कितना, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। Q1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, C1V1, और Q2 की जगह C2V2। तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये नेट कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार लगने वाला है। कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। चार्ज जो था Q1 प्लस Q2 रहेगा, Q1 यहाँ से Q2 यहाँ से, C1 प्लस C2। अभी बोल रहे हैं शो दैट कि prove that charges on them will be divided in the ratio of their capacitance। जो चार्जेस डिवाइड हुए, नया चार्ज कौन सा आया, Q1 डैश और Q2 डैश, इनका रेशियो बोल रहे हैं कि क्या होगा, विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। का मतलब आप समझिए, अगर मैं Q1 डैश निकालना चाहूँ तो Q1 डैश का फॉर्मूला C1 डैश V1 डैश, और Q2 डैश का फॉर्मूला क्या, C2 डैश V2 डैश, ठीक है। लेकिन बेटा कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, कैपेसिटेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, शेप वही है, कैपेसिटेंस शेप पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस तो इसका C1 ही लिख दे रहा हूँ, और पोटेंशियल इसका कॉमन कितना हो गया है, V। दूसरे वाले के कंडक्टर की बात करें कि कैपेसिटेंस तो इसका C2 ही रहेगा, जो पहले C2 था बाद में भी C2 ही रहेगा, C2 है, और कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया है, V। तो बेटा अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V। V से V कट गया, ये बन गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और यही अपने लोगों ने प्रूफ करना था कि प्रूव दैट द चार्जेस ऑन देम विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है प्यारे, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों अभी क्वेश्चन आया कि when two charge conductors having different capacities and different potentials, different capacity है C1 C2, different potential है V1 V2, are joined together, इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो वो क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है कि चार्जेस ट्रांसफर होंगे। तो बेटा जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा कनेक्ट करने पर, तो ये कह रहे हैं प्रूव दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। दो कंडक्टर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, और चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो चार्ज को कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ेगा, और जब वर्क होगा वो खुद वर्क करेंगे कंडक्टर्स चार्जेस को ट्रांसफर करने में, तो टोटल एनर्जी कुछ लॉस हो जाएगी। ये हमने प्रूफ करना है। क्यों लॉस होगी वो तो आप समझ गए, क्योंकि कंडक्टर को वर्क करना पड़ेगा, भेजने में एनर्जी लगेगी, एनर्जी लॉस होएगी वर्क करने में। लेकिन प्रूफ कैसे करें वो देखिए, कैसे प्रूफ करेंगे। दो कंडक्टर्स प्यारे हमने बना लिए जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 है, पोटेंशियल V1 V2 है, तो दोनों पे जो चार्ज होगा वो Q1 Q2 मान लें। अभी हमने ये प्रूफ करना है कि एनर्जी लॉस हो जानी है कुछ, तो ये मोटे तौर पे कैसे निकालें एनर्जी का लॉस हो जानी है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मिला के बिफोर कनेक्शन क्या एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी वो निकाल लो।
कनेक्शन करने के बाद इनकी मिला के फाइनल एनर्जी कितनी हो गई वो निकाल लो। और अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फाइनल भैया कम हो गई, यानी एनर्जी में लॉस होगा। यानी मोटे तौर पे हमें दोनों की टोटल इनिशियल और फाइनल एनर्जीज निकालनी है। एनर्जी कैसे निकालें प्यारे? एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल इनिशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। टोटल इनिशियल एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज डिनोटेड बाई यू आई से डिनोट कर दे रहे हैं। पहले की एनर्जी होगी हाफ C1V1 स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला ये था हाफ CV स्क्वायर, तो पहले की C1V1 स्क्वायर जबकि दूसरे की हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है प्यारे, अब इन दोनों की फाइनल एनर्जी निकालनी है। फाइनल एनर्जी निकालने से पहले कॉमन पोटेंशियल निकालने। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, Q अपॉन C होता है ना, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। क्योंकि कॉमन पोटेंशियल निकालना है दोनों का मिला के, तो चार्ज भी दोनों का मिला के टोटल लेंगे और कैपेसिटेंस भी दोनों का मिला के कैपेसिटेंस भी टोटल लेंगे। तो प्यारे जरा देखिए, टोटल चार्ज तो दोनों पे कितना है Q1 प्लस Q2 और दोनों का मिला के कैपेसिटेंस कितना है, ये C1 प्लस C2। Q1 की जगह क्या लिख दें? Q1 की जगह ये लिख दें, Q का फॉर्मूला होता है CV, Q का फॉर्मूला होता है CV, C1V1 C2V2। ये पहले वाले पे चार्ज कितना रहा होगा, Q1 इज इक्वल टू C1V1, और दूसरे वाले पे चार्ज रहा होगा C2V2। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया और ये नीचे C1 प्लस C2 वैसे ही रहने दिया। अब हम फाइनल एनर्जी निकालेंगे, तो फाइनल एनर्जी निकालने के लिए फिर दोनों की इंडिविजुअल एनर्जीज को ऐड करेंगे। हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। लेकिन बेटा पोटेंशियल तो दोनों का कॉमन सेम हो गया है V, तो यहाँ पे हम V ही लिखेंगे। यहाँ पे हाफ C1 प्लस C2 इस तरीके से आएगा और V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और V स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, हाफ C1 प्लस C2, और V स्क्वायर की जगह ये पूरा आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये देखिए V की जगह मैंने ये लिख दिया। ऐसा करने से आपका एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर तो बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन, बेटा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर करें तो एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, नीचे सिर्फ एक C1 प्लस C2 बचेगा। ठीक है प्यारे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं और एक्सपेंड कर दूं तो बताइए इसकी पहली टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे तो लिख दे रहा हूं 2C1 प्लस C2, जबकि ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, अभी इसको देखते हैं इससे क्या होगा आगे। ये फाइनल एनर्जी आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि एनर्जी में लॉस होगा ही होगा। एनर्जी में लॉस होने के लिए ये करना पड़ेगा, अगर हम किसी तरीके से ये शो कर दें कि इनिशियल एनर्जी बड़ी है फाइनल एनर्जी छोटी है, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, दोनों का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस इन एनर्जीज ले लें, UI माइनस UF। ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये तो इनिशियल हो गई, और फाइनल है आपकी C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और वो भी ट्वाइस। ठीक है प्यारे, इसका हम LCM ले रहे हैं। LCM थोड़ी बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा है, लेकिन प्यार से करिए, सब सॉल्व हो जाएगा। 2C1 प्लस C2 LCM ले लिया, नीचे से इधर से 2 और C1 प्लस C2, तो इधर आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर। धैर्य रखिएगा, लंबे लंबे एक्सप्रेशंस टर्म्स आ रही हैं, लेकिन आखिरी में बहुत छोटी हो जानी है। और यहाँ पे C1 प्लस C2 इंटू C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन माइनस की वजह से सब जगह माइनस लगा दे रहा हूँ। C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है प्यारे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे अगर आप, तो ये बन जाएगा C1 स्क्वायर
और C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ बनेगा C1 C2 V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन पूरा चल रहा है 2C1 प्लस C2। अरे ये देखो C1 V1 स्क्वायर कट गया, C2 V2 स्क्वायर कट गया, क्या बच गया देख लो, सिंपल सी टर्म्स बच गई, इसमें इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है C1 और C2, देखिए तीनों टर्म्स में C1 C2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे C1 C2 कॉमन ले ले रहा हूँ, UI माइनस UF इज इक्वल टू C1 C2, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा V1 स्क्वायर, यहाँ V2 स्क्वायर और यहाँ माइनस 2V1 V2, यहाँ माइनस 2V1 V2 अपॉन चल रहा है ट्वाइस C1 प्लस C2। अरे ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर का, और नीचे बन गया ट्वाइस C1 प्लस C2। अभी आप ये देखिए प्यारे, ऑब्वियसली चाहे यहाँ नोट कर लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, चाहे V1 बड़ा हो V2 से, चाहे V1 छोटा हो V2 से, यही दो केस हो सकते हैं कि V1 बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी में से भी कोई भी माइनस करें उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये तो पॉजिटिव ही होगा, V1 माइनस V2 ऑलवेज पॉजिटिव, और बेटा C सारे जितने भी लगे हुए हैं ये तो सब पॉजिटिव होते हैं, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव में नहीं होते, विच इंप्लाइज दैट UI माइनस UF ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज़्यादा ही होगी, फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम ही होगी, और कम ही होगी फाइनल एनर्जी, इसका मतलब लॉस होएगा ही होएगा। ये आप वर्ड्स में लिख देंगे, और क्यों होगा वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो प्यारे इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे दो कंडक्टर्स के लेके एग्जाम्पल आपको कराया, अगले पार्ट में हम कर रहे हैं दो कंडक्टर्स की बजाय दो कैपेसिटर्स को जोड़ दिया, तो लॉस इन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा वो अपन लोगों ने निकालना है। प्यारे जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में बहुत बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अभी ध्यान से समझना, बोर्ड से के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन ये है, कंसेप्ट बता रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल्स हम न्यूमेरिकल्स जब कराएंगे अगले लेक्चर में तब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट ये है कि क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि एक कैपेसिटर है, चार्ज्ड कैपेसिटर है, मान लें इस पे चार्ज कितना है Q, इसका कैपेसिटेंस कितना है C, ठीक है। अभी बोलेंगे क्या किया, इस चार्ज कैपेसिटर से एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया वो नहीं लिखा, सीरीज या पैरेलल वो नहीं बताया, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है कि सीरीज या पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया, तो ये अंडरस्टूड होगा कि किसी भी चार्ज कैपेसिटर को अगर अनचार्ज कैपेसिटर से, ये चार्ज था, इसे अनचार्ज से कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा कैसे ही करेंगे, पैरेलल में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में देंगे कि जब अनचार्ज से कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज इसका दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर तभी हो सकता है जब वो पैरेलल में हो, क्योंकि पैरेलल में ही सर्किट कंप्लीट होता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अगर एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से सीरीज में कनेक्ट कर दें तो बेटा यहाँ तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो चार्जेस का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ सर्किट कंप्लीट है, चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो पैरेलल में ही मानना है अगर अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से कनेक्ट करेंगे। तो ये बोलेंगे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करने पर जो कि इक्वल कैपेसिटेंस का है, तो बताइए कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, और तो चार्ज ट्रांसफर होने में कुछ वर्क होगा जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा। कितनी एनर्जी लॉस होगी वो बताइए, और इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा वो बताइए। वही चीज़ है जो अभी हम करते आ रहे थे, लेकिन वहाँ कंडक्टर के लिए करी थी, यहाँ पे कैपेसिटर के लिए करनी है,
ठीक है प्यारे, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो ये बताइए इसका पोटेंशियल कितना होगा। इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू कितना, Q बाई C। V हो जाएगा Q बाई C। और इसकी एनर्जी बताइए, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी, अच्छा क्वेश्चन में क्या है ना, यहाँ पे मैंने चार्ज दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में मान लें अगर चार्ज नहीं दे रखा, जनरली चार्ज की बजाय पोटेंशियल दे देते हैं, कह रहे हैं कि कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, तो हम मान लें अगर V दे रखा है, C दे रखा है, तो पोटेंशियल की बजाय आप चार्ज निकाल लो। अगर पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, तो बताओ ये चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV। और एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या फिर हाफ QV, कुछ भी लिख सकते हैं, सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, यही लिख दो। अभी जब इस कैपेसिटर को, जिसका कैपेसिटेंस C था, इसे अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे। अगर उसने आइडेंटिकल दे रखा है तो पहले का कैपेसिटेंस तो C है, दूसरे का कैपेसिटेंस भी कितना मान लोगे, C मान लोगे। और बेटा जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक प्लेट से उठ के दूसरी प्लेट वायर्स के थ्रू ट्रांसफर होने लगेगा। और बेटा चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो इसका पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा और टोटल एनर्जी भी कम हो जाएगी। वो कॉमन पोटेंशियल दोनों का कितना होगा वो निकालना है। एक बात है, चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, मान लें इस पे 10 कूलम का चार्ज था तो 10 में से 2 कूलम इधर चला जाएगा, लेकिन प्यारे टोटल तो 10 कूलम ही रहेगा, क्योंकि इस पे 10 था तो थोड़ा इधर टोटल उतना ही रहेगा। तो टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो टोटल चार्ज तो कितना ही रहेगा, Q ही रहेगा, क्योंकि पहले इस पे Q था तो अब मिला के भी Q रहेगा। अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस की बात करूं तो बताओ टोटल कैपेसिटेंस, इसका C1 इसका C2 पैरेलल में ऐड हो जाता है, C प्लस C कितना हो जाना है, 2C। तो कॉमन पोटेंशियल की बात करें, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, लेट इट बी डिनोटेड बाय V डैश, क्योंकि V से ये डिनोट कर रहे हैं, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है Q और टोटल कैपेसिटेंस कितना है 2C। ठीक है, अगर अलग अलग कैपेसिटेंस होता तो यहाँ C1 प्लस C2 ही लिखा रहने देते, आइडेंटिकल है तो हमने सेम लिख दिया। अभी इसकी एनर्जी की बात करें, फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो गई, तो टोटल एनर्जी निकाल लीजिए जल्दी से, U डैश करके निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, टोटल कैपेसिटेंस टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और टोटल पोटेंशियल कितना आया है, अच्छा C1 प्लस C2 अगर सेम कैपेसिटेंस है तो इसे 2C लिख दे रहे हैं, और टोटल पोटेंशियल हमारा आया है Q बाई 2C। 2C से 2C कट गया, नहीं बेटा इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखिए जल्दबाजी नहीं करिए। यहाँ पे 2C से 2C कटेगा, लेकिन एक 2C बच जाएगा, तो Q अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, एक 2C कट गया, तो ये आपकी फाइनल एनर्जी आ गई। लॉस इन एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, जो इनिशियल एनर्जी थी U, उसमें से U डैश माइनस कर देना है और आपकी लॉस इन एनर्जी आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट था, न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में इसके, एक बार देख लीजिए। जब हम अनचार्ज से कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में करेंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा, टोटल चार्ज वही रहेगा, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल इन दोनों से निकाल के एनर्जी निकाल के माइनस कर देंगे, वो लॉस इन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है तो प्यारे बच्चे, ये था आज का लेक्चर। ये चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अगले लास्ट लेक्चर में थ्योरी के मैं इसको समझाऊंगा, लिंक्स नीचे प्रोवाइडेड हैं, जिसके बाद जितनी भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसके बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स, बेसिक लेवल के और एडवांस लेवल के हम उस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स वाले में कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक जितने भी चैप्टर्स थे सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, अनगिनत नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।